वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी साहित्य की 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अध्याय 1 हिंदी भाषा और उसके विकास से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला सवाल है, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन क्या है। ऑप्शंस है, जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया, इसका तत्कालीन रूप मथुरा के आसपास था, या केवल मौखिक भाषा थी, या केवल इसमें व्याकरणिक नियम थे। तो अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सही कथन है कि इसको अपनाया था जैनों ने। भगवान महावीर ने जब अपने धर्मोपदेश दिए थे तो अर्धमागधी में दिए थे, जो जैन आगमों की रचना इसी भाषा में हुई थी। अर्धमागधी मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक आर्य भाषा की एक व्यवस्था है। ये मागधी और शौर श्रेणी के बीच की कड़ी है। अगला सवाल है, बांगरू बोली का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है हरियाणवी, राजस्थानी, ब्रज या खड़ी बोली। तो बांगरू बोली का दूसरा नाम है हरियाणवी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हरियाणवी या जाटू इस नाम से जाना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको बांगरू नाम दिया और पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत ये आती है। अगला सवाल है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1952, 55, 60 या 63। तो पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ था सन 1955 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 7 जून 1955 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। ये अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो राजभाषा आयोग का गठन करेगा। नेक्स्ट है, विशेषण और उसके प्रकार का सही मिलान करना है। अच्छा, सवा, कुछ और वह, इसमें आपको मिलान करना है। तो अच्छा जो है वो क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो अच्छा हो जाना चाहिए गुणवाचक। सवा जो है वो संख्या बता रहा है, तो सवा हो जाएगा संख्यावाचक। कुछ जो है वो मात्रा बता रहा है, इसलिए कुछ हो जाएगा परिमाणवाचक। और वह जो है वो सर्वनाम है, इसलिए वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है। तो आप समास करके देखो। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे काम हो रहा है, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करण तत्पुरुष। अगला सवाल देते हैं, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शंस हैं सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी या पैशाची। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, जिसके अंतर्गत ए, बी और सी 3 बोलियां आती है। ए से होता है अवधी, बी से होता है बुंदेलखंडी और सी से होता है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला सवाल है, बोली और उनके क्षेत्रों का सही मिलान करना है। मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी और मेवाती। तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि ढूंढानी जो है वो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ये तो सही आंसर है। तो ढूंढानी जयपुर किस में है, सिर्फ पहले वाले में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ी आपकी अजमेर की बोली है, हाड़ौती कोटा की है, ढूंढानी जयपुर की है और मेवाती अलवर की है। ठीक है, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों का वर्गीकरण किया था ग्रियर्सन ने, और ढूंढानी को बोला जाता है जयपुरी। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है। ऑप्शंस हैं, ये लिपि चिन्ह से अधिक ध्वनियों को व्यक्त करती है, ये संविधान में इसको राजभाषा माना गया, ये वर्णनात्मक नहीं है, या इसमें स्वर नहीं होते। तो ये वर्णनात्मक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें स्वर नहीं होते, ये भी गलत है, क्योंकि देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन होते हैं। इस लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को, यह लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करती है, चिन्ह से ध्वनि को व्यक्त नहीं करती, वर्णों से व्यक्त करती है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। संविधान में इसको माना गया है राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि है देवनागरी। अगला सवाल है, लुंठित व्यंजन कौन सा है। ल, र, य या व। लुंठित मतलब होता है लुढ़कना। तो कौन सी व्यंजन है जिसकी वजह से जो आप बोलते हो तो आपकी ज़बान जो है वो बेलन के जैसे लुढ़कती है। कौन सा व्यंजन है, बोल के देखो। ला, र, या व। तो र जब हम बोलते हैं तो हमारी ज़बान लुढ़कती है, इसीलिए ये जो है आपका लुंठित व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको लुंठित या प्रकम्पी व्यंजन बोलते हैं और ल जो है वो है पार्श्विक व्यंजन। अगला सवाल है मालवी बोली का केंद्र कौन सा है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या सागर? तो मालवी बोली का केंद्र है इंदौर, जो दक्षिणी राजस्थानी का हिस्सा है, और इंदौर और उज्जैन इसके प्रमुख केंद्र है। अगला सवाल है अविकारी शब्द का उदाहरण क्या है? तो अविकारी शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो अविकारी मतलब होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, तो जिसमें विकार नहीं होता वो है क्रिया विशेषण, मतलब संज्ञा के आधार पर वो बदलते हैं, तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण जो है वो नहीं बदलता। ये संबंध बोधक, समुच्चय बोध, विषयादि बोधक, अवयव या अविकारी कहलाते हैं, क्योंकि लिंग वचन से इसमें बदलाव नहीं होता। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण है, लिंग और वचन के आधार पर चेंज होते हैं। अगर एक है तो आप क्या उसका लड़का बोलोगे, दो है तो लड़के बोलोगे, लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, अच्छा लड़का, अच्छे लड़के बोलते हैं ना। तो लिंग और वचन से अगर भेद हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब आएगा, और क्रिया विशेषण जो है इसमें लिंग वचन से परिवर्तन नहीं होता। अगला सवाल है समास के संदर्भ में सही कथन चुनिए। गिरिधर में बहुब्रीहि समास है और रामकृष्ण में द्वंद्व है, या गिरिधर में तत्पुरुष, रामकृष्ण में बहुब्रीहि, गिरिधर में कर्मधारय है, रामकृष्ण में तत्पुरुष, या दोनों में ही तत्पुरुष समास है। तो सही कथन क्या हो जाएगा? आप देखो द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो रामकृष्ण में राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान है, तो वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो ये तो सही है। और गिरिधर बोला जाता है कृष्ण जी को, तो अर्थ क्या निकल रहा है? गिरिधर से बहुब्रीहि समास, कृष्ण अर्थ निकल रहा है। तो जिस समास में वो दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो गिरिधर में आपका दोनों पद प्रधान नहीं है और तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अकारांत पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय है ऑप्शन नंबर 2, क्या है? ए। जैसे लड़का अकारांत है तो उसका विकृत रूप हो जाता है लड़के, तो ये हो जाता है आपका विकृत रूप। अगला सवाल है अर्ध संवृत स्वर कौन से है? आ, ए, ओ, ई या ऊ। तो अर्ध संवृत स्वर कौन सा हो जाएगा? ए और ओ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवृत में ई, ऊ, अर्ध संवृत में ए, ओ, अर्ध विवृत में ए, औ और अ, और विवृत में आता है आ। अगला सवाल देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी से क्या बताए थे हम? ए, बी, सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी हो जाएगी? अवधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है जो अर्धमागधी से निकली है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी जो है वो शौरसेनी से निकली है। अगला सवाल देखते हैं देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर या महात्मा गांधी? तो देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव समिति ने ही जो सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया था उसको इन्होंने कैंसिल किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित ये समिति थी जिसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसीलिए इसको आचार्य नरेंद्र देव समिति कहा गया। अगला सवाल है भाषा के गुण के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक होती है, स्थिर होती है, जन्मजात होती है या सिर्फ लिखी होती है। तो भाषा के गुण के संबंध में है कि ये होती है यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब है कि शब्द और अर्थ के बीच कोई तर्क संगत संबंध नहीं होता, ये बस माना हुआ होता है। जैसे सूरज है तो सूरज का नाम रख दिया गया है सूरज, इसलिए वो सूरज है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो ऐसा है इसलिए उसका नाम सूरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की कोई लिपि अगर सर्वाधिक पूर्ण है तो एकमात्र देवनागरी है, ये कथन किसका है? ब्लमफील्ड, एजे एलिस, आइजैक पिटमैन या विलियम जॉन्स? तो संसार की कोई लिपि अगर सर्वाधिक पूर्ण है तो वो है एकमात्र देवनागरी, ये कथन है ऑप्शन नंबर 3 आइजैक पिटमैन का, जो शॉर्ट हैंड के जनक थे। इन्होंने देवनागरी की वैज्ञानिकता की प्रशंसा की थी। अगला सवाल है स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? स्वतंत्र, व्यंजनों की सहायता से, सिर्फ नाक से या सिर्फ कंठ से? तो स्वरों का उच्चारण होता है स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदू को हिंदुस्तान की रोमांस भाषा किसने कहा है? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु या गारसदातासी? तो हिंदू को हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने कहा है हिंदी को हिंदुस्तान की रोमांस भाषा। अगला सवाल है, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनि क्या हो जाएगी? ग, च, ट, ड, ठ, त, द या प, ब? तो मूर्धन्य जो मूर्धा से निकलती है, जिसको बोलते हुए आपकी ज़बान जो है वो पलटती है, तो वो कौन सी है? ट वर्ग है, ट, ड और ठ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ये देखेंगे, ऋटुर षाणाम मूर्धा। तो ऋटुर षाणाम मूर्धा मतलब ट वर्ग और स षटकोण का, ये जो है ये मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। अगला सवाल है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो हमने तीसरी बार ये करने आ रहे हैं। पूर्वी हिंदी बोला जाता है या अर्धमागधी अपभ्रंश बोला जाता है। इससे ए बी सी जो आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली बोली किस अपभ्रंश से हो जाएगी? अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला सवाल है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? क, ज, म, लास्ट ऑप्शन छूट गया है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, जिसको बोलने में आपको संघर्ष करना पड़ता है, वो है ज, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी होता है। अगला सवाल है, स्वर ध्वनि के संबंध में क्या सत्य है? मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, स्वर स्वतंत्र नहीं होते हैं, मूल स्वर 12 है, या स्वर मुख से विवर नहीं निकलते। तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ह्रस्व और दीर्घ, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। अगला सवाल है, समापिका क्रियाएं क्या होती है? तो वो क्रिया जो वाक्य के अंत में रहकर वाक्य समाप्त करती है, जो केवल प्रश्न में आती है, जिनका कोई रूप नहीं होता, या जो क्रिया की सहायक होती है। तो समापिका जो समाप्त में करती है वाक्य के अंत में आकर, उसको बोला जाता है समापिका क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास को उदाहरण के साथ मिलाना है। लवकुश है वो, यथामति, शिवालय, चक्रपाणी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लवकुश है, तो लवकुश दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास होना चाहिए, ये तो सही है। यथामति, जिस भी शब्द में उपसर्ग आता है वो होता है अवयवी भाव, तो यथा उपसर्ग है, तो ये भी सही है। शिव आलय, शिव का आलय तत्पुरुष हो जाएगा, ये भी सही है। और चक्रपाणी भी बोला जाता है कृष्ण जी को, तो इससे भी हमारा तीसरा पद प्रधान है, कोई दूसरा अर्थ निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ और आगे है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण का सही कालक्रम क्या है? तो पहले कौन सी समिति आई है, उसके बाद कौन सी समिति आई है? तो सबसे पहले 1947 में बनी थी आचार्य नरेंद्र देव समिति, और उसके बाद आई है राधा कृष्णन समिति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बघेली बोली के अन्य नाम क्या हैं? लरिया और खलताई, हरियाणवी और बांगरू, मगही और मैथिली, बुंदेली और मालवी। तो बघेली बोली का जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर ए, लरिया और खलताई, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी के भेद माने जाते हैं, पर क्षेत्रीय विस्तार के कारण बघेली के साथ भी उनका उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आती है ब्राह्मी लिपि, फिर आती है गुप्त लिपि, फिर आती है कुटिल लिपि, और फिर आती है देवनागरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी से गुप्त, फिर आती है सिद्ध मात्रिका जिसको कुटिल बोला जाता है, और उसके बाद आती है देवनागरी। अगला सवाल है, हिंदी में अनुनासिकता क्या है? स्वर का गुण है, व्यंजन का दोष है, वर्णमाला का प्रकार है, या समास का रूप है? तो अनुनासिक किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में मुंह और नाक दोनों से आवाज़ निकलती, तो ये स्वर का गुण है। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुनासिकता जो
चंद्र बिंदु होते हैं और अनुस्वार जो अंक की मात्रा होती है वो व्यंजन का रूप है और अनुनासिकता स्वर का गुण है। अगला सवाल है अवधि और ब्रज का संबंध कहाँ से है। तो हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी वाला गलत हो जाएगा। अवधि पूर्वी हिंदी है और ब्रज कौन सी हिंदी है, पश्चिमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है तद्भव नहीं है, तो कौन सा तद्भव नहीं है, कवि, खेत, दाहिना या राय। तो इसमें से कवि जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी ये तीनों जो है वो तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उत्पत्ति का सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सी आई है, शौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी। तो आपको बताना है वर्तमान हिंदी तो अभी का है, तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए। वर्तमान हिंदी किस में आ रहा है, इसमें पहले में सबसे लास्ट आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले शौरसेनी आई है, फिर उससे नागर रूप से पश्चिमी हिंदी निकली, फिर उसके बाद आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। अगला है अपभ्रंश से उससे निकली आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं। तो शौरसेनी जो है उससे निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। अर्धमागधी से आती है आपकी ABC, पूर्वी हिंदी की भाषा है ये, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। मागधी जो है ये बिहारी है, जिससे भोजपुरी, मगही, मैथिली, बांग्ला, उड़िया, असमिया ये आती है। ब्राचड़ में सिंधी भाषा आ जाएगी, पैशाची लहंदा में पंजाबी और महाराष्ट्रियन में मराठी। तो ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक ख़ास बात कि ये सारे क्वेश्चन जो थे वो 2021 से 24 के बीच हिंदी के पेपर में UGC नेट में आ चुके थे। तो अगर आप चाहे तो उससे मिला भी सकते हैं कि ये क्वेश्चंस आए हैं या नहीं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट सेट का काफ़ी हद तक पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता है तो यू कैन हिट द लाइक बटन, कमेंट अगर आपको कोई भी क्वेरी और सजेशन है, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।